सब स्टाफ टू क्लर्क बैंक प्रमोशन के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस चैनल के द्वारा कराई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये अभ्यास आपके लिए एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड फॉर ऑपरेशन परमिसिबल इन स्मॉल अकाउंट। इसमें कह रहा है तो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड जो होता है स्मॉल अकाउंट के लिए, मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑपरेशन के लिए स्मॉल अकाउंट के लिए कितना होगा। तो आंसर में मेरा ए ऑप्शन में कह रहा है 24 मंथ, 24 मंथ विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। बी ऑप्शन कह रहा है 12 मंथ विच कैन बी एक्सटेंडेड बाई द अनदर 12 मंथ provided the account holder applied and furnished evidence of having applied for any OBD। बी ऑप्शन में ये कह रहा है 12 मंथ के लिए वैलिडिटी रहेगा विच कैन बी एक्सटेंडेड बाई अनदर 12 मंथ प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट होल्डर अप्लाइज, अकाउंट होल्डर अप्लाइज एंड फर्निश एविडेंस ऑफ हैविंग अप्लाइड फॉर। अगर स्मॉल अकाउंट वाले को 12 मंथ की वैलिडिटी मिलता है, 12th मंथ के बाद अगर वो बैंक आकर के वो एक एविडेंस देता है कि हमने ओबीडी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो 24 मंथ ये 12 मंथ के लिए और इसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। ये सेकंड ऑप्शन में कह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? सी ऑप्शन में कह रहा है मैक्सिमम 12 मंथ विद इन विच पीरियड द कस्टमर हैज़ टू सबमिट द ओबीडी। मैक्सिमम 12 मंथ विद इन विच पीरियड द कस्टमर हैज़ टू सबमिट द ओबीडी। 12 मंथ के पीरियड में कस्टमर हैज़ टू सबमिट ओबीडी। डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ द अबव। ई कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो स्मॉल अकाउंट के लिए जो रूल है इसमें, अगर 12 मंथ तक कस्टमर ओबीडी प्रोवाइड नहीं करवा पाता है तो अगले 12 मंथ के वैलिडिटी बढ़ाने के लिए उसको एविडेंस देना पड़ता है कि हमने ओबीडी के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, तो उसका 12 मंथ से फिर अगले 12 मंथ के लिए उसका वैलिडिटी एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब इसमें ये जो बी नंबर ऑप्शन कह रहा है वो ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कह रहा है व्हाट इज UIDAI, मतलब UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा। ए ऑप्शन में कह रहा है यूनियन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन कह रहा है यूनाइटेड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन कह रहा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन कह रहा है इसमें यूनाइटेड इंडिया ड्रॉट एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ई ऑप्शन में है यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का फुल फॉर्म होता है, इसका एक्सपेंड करने से यूनिक कस्टमर UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन, UID मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन AI फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 3 नंबर पे आते हैं। फॉर ओपनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट खोलने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन में कह रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रजिस्टर्ड। बी ऑप्शन कह रहा है पार्टनरशिप डीड। सी कह रहा है पैन नंबर ऑफ द फर्म। डी ऑल ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन ये पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट खोलने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, पार्टनरशिप डीड भी ज़रूरत पड़ती है और पैन नंबर ऑफ द फर्म की भी ज़रूरत पड़ती है।
ये तीनों हो गया। ऊपर वाले तीनों, इसमें तीनों की जरूरत पड़ती है, मतलब डी ऑप्शन में करा ऑल ऑफ द अबव, मतलब तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर वाले जितने भी है सभी चीज़ की ज़रूरत पार्टनरशिप अकाउंट खोलने के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट जो अगर कोई खोलना चाहता है तो सभी की ज़रूरत पड़ेगी। 4 नंबर में आते हैं, टू ओपन ट्रस्ट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन। ट्रस्ट अकाउंट खोलने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन ए कह रहा है लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, बी ऑप्शन कह रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रजिस्टर्ड, अगर ट्रस्ट रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रस्ट डीड। सी ऑप्शन कह रहा है पैन ऑफ द ट्रस्ट, डी ट्रस्ट डीड। तो ट्रस्ट अकाउंट खोलने के लिए हमें बी की भी ज़रूरत पड़ती है अगर रजिस्टर्ड है, तो पैन की भी ज़रूरत पड़ती है, ट्रस्ट डीड की भी ज़रूरत पड़ती है। ई ऑप्शन कह रहा है बी सी एंड डी। इसमें ट्रस्ट अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई से हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो ई ऑप्शन कह रहा है बी सी एंड डी, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा ई। पांचवें नंबर पे आते हैं, व्हाट इज FIUIND। FIUIND क्या है। तो ए ऑप्शन कह रहा है इसमें फाइनेंस इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया, बी फ्रांस इटली USA एंड इंडिया, सी कह रहा फाइनेंशियल इंक्लूजन अंडरटेकन इन इंडिया, डी कह रहा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, सी नन ऑफ द अबव। तो FIUIND का इसका सही आंसर जो ये होगा, इसमें FIU का फुल फॉर्म इसमें हो जाएगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, IND फॉर इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सिक्स नंबर पे आते हैं, इसमें कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर स्टिपुलेटेड for customer due diligence of the person holding an attorney to transaction its behalf। ट्रस्ट अकाउंट में जो अकाउंट को अटर्नी करेगा, मतलब जो ऑपरेट करेगा, उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये कह रहा है इसमें। ए ऑप्शन कह रहा है 1 कॉपी ऑफ OBD कंटेनिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ ऑथोराइज पर्सन, बी कह रहा है 1 रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ ऑथोराइज पर्सन, सी कह रहा है फॉर्म 60 और पैन नंबर ऑफ द ऑथोराइज पर्सन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो ट्रस्ट अकाउंट होता है उसको जो सिग्नेटरी होता है, जो उसका अटॉर्नी जो उस अकाउंट को ऑपरेट करता है, तो उसके लिए हमें उस पर्सन का OBD भी हमें चाहिए, उसका रिसेंट फोटोग्राफ भी चाहिए, फॉर्म 60 या पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 ऑथराइज पर्सन का। तो ऊपर वाले दिए हुए सही है, डी ऑप्शन कह रहा ऑल ऑफ द अबव, ई कह रहा है नन ऑफ द अबव, इसका कोई नहीं, ऊपर वाले सभी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव। सात नंबर का रहा डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी जुडिशियल पर्सन सच एज गवर्नमेंट और इट्स डिपार्टमेंट, सोसाइटीज, यूनिवर्सिटीज ETC एज पर KYC पॉलिसी। कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी अगर जुडिशियल पर्सन सच एज गवर्नमेंट हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सोसाइटीज हो या यूनिवर्सिटी हो, तो उसकी कौन सी डॉक्यूमेंट के एज पर KYC पॉलिसी के तहत उसको कौन से डॉक्यूमेंट की बैंक को ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन ये आंसर में दे रहा है, पहला डॉक्यूमेंट शोइंग नेम ऑफ द पर्सन ऑथोराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी, बी कह रहा OBD एंड पैन और फॉर्म 60 ऑफ द ऑथोराइज पर्सन, सी कह रहा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड
टू एस्टेब्लिश द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ सच एंटिटी। डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें का डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें ए भी कह रहा है, ए की भी ज़रूरत पड़ेगी ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी के लिए, डॉक्यूमेंट शोइंग अथॉराइज पर्सन का। ओबीडी भी चाहिए उसका, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ सच एंटिटी। उसके एंटिटी के लिए जो एस्टेब्लिश लीगल एग्जिस्टेंस है, उससे जुड़ा हुआ है, उस पर संस्था से है कि नहीं, उसके लिए वो एंटिटी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऊपर वाला सब सही। आठ नंबर पे है व्हेन कस्टमर डे इज सेलिब्रेटेड। कस्टमर डे हम बैंक में कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है 2 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर, बी कह रहा 10th ऑफ एवरी मंथ, सी 2nd वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ, डी लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, ई एवरी मंडे। तो कस्टमर डे जो सेलिब्रेट करते हैं हम बैंक में, वो 10th ऑफ एवरी मंथ करते हैं हम। हर महीने के 10 तारीख को कस्टमर डे हम मनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज एएमएल? एएमएल क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस लोन, बी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, डी अमूल मिल्क लिमिटेड, ई अमृत महल लिमिटेड। तो इसमें एएमएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बी में एंटी मनी लेंडिंग है यहाँ पे, नॉट लॉन्ड्रिंग। एएमएल मनी लॉन्ड्रिंग से होता है एएमएल का ये, तो यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सी ऑप्शन इसका आंसर ये सही हो जाएगा, आंसर सी। दस नंबर पे आते हैं, इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट हुज केवाईसी डॉक्यूमेंट आर टू बी ऑब्टेन। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो किसकी केवाईसी की डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी? तो पहला फर्स्ट नेम पर्सन, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में जिसका पहला नाम रहेगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या ऑथोराइज सिग्नेटरी है ज्वाइंट अकाउंट में, सिर्फ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सी कह रहा है ऑल द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, डी एनीवन, ई केवाईसी डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड। तो ज्वाइंट अकाउंट में जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है, अगर केवाईसी की ज़रूरत पड़ रही है तो जितने भी ज्वाइंट होल्डर है सभी के केवाईसी के डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे? सी ऑप्शन में है, ऑल द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? Fresh proof of identity and address shall not be sought when there is no change in status of identity and address as per the self-certification submitted. B कह रहा है a certified copy of proof of address forwarded through mail या post shall be acceptable in case of change of address. सी कह रहा है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लो रिस्क कस्टमर शैल नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन, डी नन ऑफ द अबव, ई ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन में कह रहा है फ्रेश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस शैल नॉट बी सॉट। फ्रेश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस जो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर स्टेटस में, उसके स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर वो कस्टमर सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देता है तो फ्रेश प्रूफ, कस्टमर अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देता है कि मेरा कोई भी एड्रेस से आइडेंटिटी प्रूफ चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वही है, तो हमें
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो भी हम केवाईसी कर सकते हैं। बी कह रहा है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉरवर्डेड थ्रू मेल या पोस्ट। अगर मेल के थ्रू भी अगर कोई हमें केवाईसी करने के लिए मेल या पोस्ट के थ्रू हमें भेजता है और उनके सब एड्रेस चेंज करने के लिए केवाईसी आता है तो हम कर सकते हैं या नहीं करते सकते हैं। तो वो कह रहा है फिजिकल परचेंस ऑफ लो रिस्क कस्टमर शैल नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन। केवाईसी के लिए फिजिकल परचेंस लो रिस्क के केस में फिजिकल परचेंस की ज़रूरत है कि नहीं है कस्टमर का। तो इसमें ये कह रहा है इसकी भी ए बी एन सी ये तीनों इसमें लो रिस्क के केस में ये सही है। तो डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर वाले दिए गए इसका सही आंसर हो जाएगा ई। ड्यूरिंग पीरियोडिक ऑपरेशन फ्रेश फोटोग्राफ वुड बी obtained from customer for whom the account was open when they were on their becoming a पीरियोडिक ऑपरेशन के टाइम कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसका हमें फ्रेश फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, हमें फ्रेश फोटोग्राफ चाहिए बैंक को। तो ऑप्शन में ए माइनर बिकमिंग अ मेजर, बी एनआरआई डोमेस्टिक, सी स्टूडेंट एम्प्लॉय, डी जनरल टू सीनियर सिटीजन, ई जनरल कस्टमर टू प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्ट। तो हमें फ्रेश फोटोग्राफ की ज़रूरत हमें एक ही केस में पड़ती है पीरियोडिक ऑपरेशन में, जब माइनर अकाउंट होता है 18 साल पूरने के बाद जब पीरियोडिक ऑपरेशन होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा माइनर बिकम अ मेजर। जब माइनर जब मेजर हो जाता है मतलब 18 साल प्लस हो जाता है तो हमें फ्रेश फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। थर्टीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ अकाउंट इज ओपन फॉर अ लो रिस्क कस्टमर विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस इन व्हाट टाइम द कस्टमर वेरिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड। अगर लो रिस्क कस्टमर विदाउट प्रॉपर बिना केवाईसी के बिना ड्यू डिलिजेंस के बिना ओबीडी के अगर खाता खोलता है तो कितने दिन में बैंक को उस कस्टमर का वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। तो वो कर रहा है ए ऑप्शन है 15 दिन, बी कह रहा है 1 महीना, तीन कह रहा है 3 महीना और डी ऑप्शन में कह रहा है 6 मंथ। 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो कस्टमर के अगर विदाउट ड्यू डिलिजेंस के अगर खाता कोई खुलता है तो 3 महीने के अंदर में हमें उस कस्टमर को वेरिफिकेशन करना पड़ता है उसका हर चीज़ को। तो 3 मंथ कौन से ऑप्शन में सी में है तो कौन ये आंसर हो जाएगा सी। अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर केवाईसी गाइडलाइंस। ये में है केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एसएचजी टू बी कैरिड आउट while opening the saving account. KYC verification of all the office bearer to be taken. ऑफिस बेयर का मतलब हुआ जो ऑथोराइज बनता है उसमें एसएचजी में वो हो जाता है ऑफिस बेयरर। KYC वेरिफिकेशन ऑफ द मेंबर टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट लिंकिंग ऑफ एसएचजी। तो एसएचजी के केस में केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफ ए नंबर में है केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ एसएचजी टू बी कैरिड आउट व्हाइल ओपनिंग द। उसमें जितने भी मेंबर है सभी के केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है, ये भी सही है। केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द ऑफिस बेयरर टू बी टेकन इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ये सही है। केवाईसी वेरिफिकेशन टू द मेंबर टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट लिंकिंग ऑफ एसएचजी। जिस टाइम पैसा जमा होगा उस टाइम सभी के केवाईसी क्रेडिट लिंकिंग जो होता है तो केवाईसी के वेरिफिकेशन ऑफ द मेंबर टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ क्रेडिट लिंकिंग। ये सी ऑप्शन भी मेरा सही है।
डी में कह रहा है ए बी एंड सी, ई कह रहा है बी एंड सी। तो बी एंड सी तो नहीं हो सकता क्योंकि ए बी और सी तीनों सही है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा डी, ये आंसर हमारा ए बी एंड सी। 15 नंबर क्वेश्चन में व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन फॉर फॉरेन अकाउंट स्टडिंग इन इंडिया। फॉरेन स्टूडेंट के लिए जो अकाउंट इंडिया में हम खोलेंगे, किस टाइप का अकाउंट खोलेंगे? ए एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं, बी एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं, सी बीएसबीडी अकाउंट खोल सकते हैं, या उनमें से कोई नहीं, या ऊपर में से सभी खोल सकते हैं। जो बाहरी स्टूडेंट इंडिया में अगर पढ़ने आते हैं तो उसके लिए एक ही टाइप का अकाउंट हम खोल सकते हैं, वो है एनआरओ। तो एनआरओ ऑप्शन हमारे फर्स्ट नंबर ए नंबर में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फॉरेन स्टूडेंट का हम एनआरओ अकाउंट ही खोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर पे आते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड फॉर अ फॉरेन नेशनल स्टूडेंट। कौन सी डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी जो फॉरेन स्टूडेंट है उसका अकाउंट खोलने में? ऑन द बेसिस ऑफ पासपोर्ट विथ वीज़ा एंड इमिग्रेशन इंडोर्समेंट विच bears the proof of identity and address in the home country। कह रहा ए में कह रहा है हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, विच bears proof of identity and address of the home country। उसके कंट्री में जो आइडेंटिटी है, उसका एड्रेस प्रूफ है, वो उसकी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। बी कह रहा है द एडमिशन लेटर फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड फोटोग्राफ। इंडिया में जिस इंस्टीट्यूट में उसने पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है उस इंस्टीट्यूट का लेटर चाहिए एंड फोटोग्राफ उसका चाहिए, बी ए कह रहा है। सी कह रहा है इन केस ऑफ पाकिस्तानी नेशनली अप्रूवल लेटर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नीडेड फॉर ओपनिंग द अकाउंट। डी कह रहा है ए एंड बी ओनली। ई कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो फॉरेन स्टूडेंट का अकाउंट खोलने के लिए हमें ए नंबर में जो कह रहा है उसकी पासपोर्ट चाहिए, उसका वीज़ा चाहिए, उसका जिस कंट्री का वो रहने वाला वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, वो उस आइडेंटिटी कार्ड पर एड्रेस भी क्लियर रहना चाहिए उसके होम कंट्री का। बी में ये सही है, कह रहा ये 100%। बी द एडमिशन लेटर, इंडिया में जिस इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन लिया उसका लेटर चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ उस स्टूडेंट का चाहिए, ये भी सही है। इन केस ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए आरबीआई से परमिशन का लेटर ज़रूरी है। अगर आरबीआई का परमिशन अगर पाकिस्तानी अगर है, अगर लेटर नहीं है तो हम खाता नहीं खोल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तानी नेशनली है कोई, पाकिस्तानी नेशनलिटी का, तो उसके लिए आरबीआई का परमिशन मैंडेटरी है फॉरेन स्टूडेंट के लिए, तो ये भी सही है। तो डी में कह रहा है ए एंड बी ओनली, ए एंड बी होगा तो इसमें ऑप्शन सी भी सही है। ई में कह रहा ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सत्रह नंबर में कह रहा व्हाट इज यूसीआईसी। यूसीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, अनलिमिटेड कनेक्शन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ई यूनाइटेड कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन काउंसिल। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आजकल आप लोग बैंक में देखते भी होंगे एक कस्टमर का एक ही होना चाहिए, अगर दो है तो केवाईसी करने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, इसलिए एक कस्टमर का एक ही इसी बेसिस पे यूसीआईसी बेसिस
पर ही एक कस्टमर का एक बैंक में एक ही CIF होता है। ये UCIC के हिसाब से ये फॉलो होता है। एक कस्टमर का एक ही अकाउंट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कस्टमर आईडी एक कस्टमर का एक ही होगा। यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिक मतलब एक ही अद्वितीय रहेगा ये। 18 नंबर पे आते हैं। इन केस वेयर बैंक आर एक्टिंग एज एजेंट फॉर सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, बैंक इज टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द वाल्की कस्टमर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ RS। अगर बैंक अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो कितने अमाउंट का प्रोडक्ट रहेगा कि उसका हमें KYC का ज़रूरत पड़ेगा। उस कस्टमर का हम वेरिफिकेशन करेंगे वॉक इन कस्टमर के केस में। वॉक इन कस्टमर का मतलब होता है जिसका हमारे बैंक में अकाउंट नहीं है। जैसे कि कोई पैसा जमा करने आता है, इंटरसोल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंटरसोल कोई आया पैसा जमा करने के लिए, 60,000 रुपया जमा कर रहा है, ठीक, उसका उस बैंक में अकाउंट नहीं है, या कोई चेक पे 50,000 से एबव कोई पैसा निकालने आ रहा है चेक से, तो उस केस में वो हमारा अकाउंट होल्डर तो नहीं है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, जिसका अकाउंट ब्रांच में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, वॉक इन कस्टमर। तो इस केस में हमें कितना अमाउंट रहेगा तो उसका हमें वेरिफिकेशन करना होगा। तो ए में कह रहा है RS 1 लाख, 5 लाख, सी में 2 लाख, डी में 50,000, ई में RS 20,000। तो ट्रांजैक्शन अगर कोई भी वॉक इन कस्टमर अगर है तो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसका वेरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिटी हम करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है 50,000 या 50,000 से एबव के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा डी। उन्नीस नंबर में कह रहा है विच इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी विच रिसीव्स, एनालाइजेज, प्रोसेस एंड disseminates the information regarding money laundering and appropriate national and international authority। गवर्नमेंट का कौन सा एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्ड में उसको एनालाइज करता है, उसके इन्फॉर्मेशन गेन करता है और उस पर जो आगे क्या कार्रवाई करना है, वो कौन सा एजेंसी है इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो कौन सा एजेंसी करता है इसमें, वो बताना है हमें, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन में कौन करता, गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी करती है, तो वो पहला ऑप्शन दे रहा RBI। सेकेंड में कह रहा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। सी ऑप्शन कह रहा RAW। डी कह रहा सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ई मोसाद। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ब्यौरा रखता है यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एजेंसी है वो पूछ रहा है इसमें। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो भी एनालाइज, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होता है बैंक के थ्रू या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो FIU को FIUIND यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को होता है। तो इसमें से एजेंसी का नाम ये हो जाएगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। सही आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI अंडर द प्रोविजन ऑफ। KYC गाइडलाइन RBI के किस प्रोविजन के अंदर नीचे दिए गए में से आता है, ये कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
बी सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, सी कह रहा है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, डी सेक्शन 35A प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ई कह रहा है सेक्शन 25A प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो केवाईसी गाइडलाइन हैज़ बीन इशूड बाय RBI अंडर द प्रोविजन ऑफ, तो ये जो आता है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। तो बैंकिंग सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा ऑप्शन में, सी में है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका प्रोविजन सी में है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।